नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत को 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। ये 7वीं बार है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं। इसका गठन 2006 में यूएन महासभा द्वारा किया गया था। इसी वर्ष भारत पहली बार इसका सदस्य चुना गया था। परिषद का मुख्य कार्य दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में उनकी स्थिति की समीक्षा करना और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का 7वीं बार चुना जाना एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया फाउंडेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष आलोक बंसल जी से। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। 7वीं बार भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्विरोध चुना जाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या संदेश है इसका? देखिए, आपने बताया कि 7वीं बार चुने गए हैं और आपने उससे पहले बताया था कि 2006 में इसका गठन हुआ था। इससे पहले यूएनएचआरसी की जगह यूएनसीएचआर थे। तो तब भी भारत जो है लगातार उसमें तकरीबन लगातार उसका सदस्य रहा है। तो अगर हम 2006 से देखें, 3 साल के लिए एक कार्यकाल होता है और 2 कार्यकाल के बाद में अमूमन आपको 1 साल के लिए नहीं चुना जाता है। ये तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हम 1-2 साल जब भारत नहीं रह पाया इस व्यवस्था के चलते हुए, तो भारत लगातार यूएनएचसीआर का सदस्य रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत देश एक जो विकासशील देश के तौर पर माना जाता है, एशियाई देश को एक तरह से लगातार ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक गर्व की बात भी है और एक भारत का रिकॉग्निशन भी है एज ए मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री ग्लोबली। तो एक तो चीज ये है कि मेजर डेमोक्रेटिक पावर ग्लोबली रिकॉग्निशन है ये जी। और दूसरी चीज ये है कि बार बार इसका सदस्य चुना जाना, ये भारत के मानवाधिकार के समीप के समर्पण को, डेडिकेशन को और जो उसके लिए यहाँ पर काम होता है उसका एक रिकॉग्निशन है कि भारत ह्यूमन राइट्स के बारे में कितना कार्यशील है और कितना कार्यरत है ये। तीसरी चीज तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है ये, याद रखिएगा इसको, कि पहले 2006 से पहले जो रेजोल्यूशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के होते थे जी, वो जस्टिसिएबल नहीं होते थे। कि अगर उस रेजोल्यूशन का कहीं वायलेशन होता था तो उसके बारे में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं कर सकता था। अब ये जो है, अगर ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, जो रेजोल्यूशन है उसका वायलेशन होता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी मेंबर, ह्यूमन राइट्स कमीशन खुद नहीं लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी मेंबर उसके बारे में एक कॉल कर सकता है। इसको बोलते हैं कि इसको सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इसका जिक्र किया जाए जी, तो वो इसके बारे में एक सिक्योरिटी काउंसिल का डिस्कशन पॉइंट बन सकता है ये। तो भारत जब तक सदस्य है ह्यूमन राइट्स का कमीशन का, एक तरह से एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वॉल है कि भारत की कार्यशैली पर या भारत के मानवाधिकार उनके ऊपर कोई आलोचना सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होगी जी। सुरेश जी, अगर मैं ये जानना चाहूं आपसे कि जब हम वैश्विक संदर्भ में बात करते हैं मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकारों से क्या तात्पर्य है वैश्विक संदर्भ में? वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से विषय हैं जो मानवाधिकार के क्षेत्र में आते हैं, जिन पर पूरी दुनिया एक साथ विचार करती है, उन मुद्दों पर चर्चा करती है?
देखिए, ये जो एक पूरी ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, जी। ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन में सारे जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, जो कि माना जाता है कि इनवायलेबल है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और हर एक देश में जो मेंबर देश है यूएन के, उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आ, उनमें राइट टू लाइफ भी है, फ्री स्पीच का राइट होता है, राइट टू रिलीजन होता है, राइट टू वर्क भी होता है। तो इसमें काफी सारे राइट्स हैं जो मेरे को याद भी नहीं आएंगे इस समय पर, लेकिन ज्यादातर जो अधिकार हैं वो हमारे भारत के संविधान में शामिल हैं। तो इसीलिए हमको उनकी रक्षा करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। कुछ एक होते हैं ह्यूमन राइट्स, जी। जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच है, या राइट टू रिलीजन है, या राइट टू बिलीफ, राइट टू फेथ है, ये इनके ऊपर थोड़े थोड़े लिमिटेशंस माने जाते हैं कि हो जाता है। फ्री स्पीच राइट है, लेकिन एब्सोल्यूट राइट, अगर ये किसी देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर उसके ऊपर अटैक होता है, तो उसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है। तो कुछ राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन अब महत्वपूर्ण राइट हैं। उनमें राइट टू स्पीच या राइट एक अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, तो इस तरह के अधिकार उसमें शामिल है। जी जी। मनोज। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 7वीं बार भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना जाना और ये उपलब्धि जो है भारत की, क्या बढ़ती हुई वैश्विक नेतृत्व क्षमता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करने की मजबूत आवाज को दुनिया के सामने स्थापित करती है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि भारत का 7वीं बार निर्विरोध चुना जाना यह दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में मानता है, और ये मानता है और इस बात को मानता है कि भारत का संविधान, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसको अपने अंदर समावेश करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को वो जी। मानवाधिकार देता है जिनकी बात की जाती है। दूसरा, भारत का जो एक रिकॉर्ड रहा है मानवाधिकार के क्षेत्र में, वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। हमने न केवल मानवाधिकारों का कहीं उल्लंघन नहीं होने दिया, बल्कि हमने दूसरे राष्ट्रों से भी जो लोग मानवाधिकार उल्लंघन से त्रस्त थे उनको भी कई बार शरण दिए, चाहे तिब्बती शरणार्थी हों, या अगर आपको याद हो 71 में जी। बांग्लादेशी शरणार्थी हों, या अन्य कई राष्ट्रों से जो लोग आए। तो भारत का जो एक चरित्र है, भारत की जो एक पहचान है, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में, एक ऐसी सभ्यता के रूप में जहां हमेशा मानवाधिकारों का सम्मान किया गया है, इस बात को ये दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय आज इस बात को मानता है। और इस दौर में जब भारत इस यूएनएचआरसी का सदस्य रहेगा, विश्व में कहीं पे भी जहां मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, उन समुदायों को, उन नागरिकों को भारत जो रिड्रेसल है वो प्रोवाइड कर सकता है, या उनकी जो संवेदना है, उनकी जो वेदना है, उसको कम करने के लिए पूरी कोशिश कर सकता है। जी बिल्कुल। आलोक जी, अगर बात की जाए रंगभेद जैसे मुद्दों की, भारत ने इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है, वसुधैव कुटुंब का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने रंगभेद के खिलाफ जो आवाज उठाई, भारत न केवल रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई, भारत एक प्रखर आवाज था दुनिया की। हमने शायद पहल की पूरी दुनिया में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। हमने अफ्रीका फंड की स्थापना की और उनको हर तरीके से मदद देने की कोशिश की। और अगर आपने देखा हो कि भारत ने जब पिछला G20 समिट हुए थे, जो भारत में हुई थी, तब हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया था कि वर्ल्ड जी। इज एक वन फैमिली, तो उस बात को मानते हुए हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को जी। G20 का सदस्य बनाने की बात की और उसको निमंत्रण भेजा। तो इस तरीके से हमने हमेशा कोशिश की है कि जो वैश्विक समुदाय में वो राष्ट्र या वो समुदाय जो पूरी तरह से वंचित हैं, या जिनको अपनी हैसियत के अनुसार उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है वैश्विक समुदाय में, उनकी मदद की जाए। और भारत कभी भी पीछे नहीं उठा। अगर आप देखें, जहां तक सवाल वैश्विक समुदाय की है, हमने जी।
साथ ही साथ हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि अगर आप देखें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, उसमें एक ये भी है कि हर नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अगर अपने देश को छोड़ के जाना चाहे या आना चाहे, उसके लिए उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने देश को छोड़ के जाने की। तो हमने जब भी हुआ है, हमने जहाँ पे भी किसी समुदाय के खिलाफ दमन हुआ, कभी कुछ हुआ, तो हमने उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से दुनिया के किसी भी कोने में जहां लोगों का या दमन हुआ है, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हमने आतंक की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आतंकवादी घटना जो होती हैं, जो आतंक के घटनाएं हैं, वो भी मानवाधिकार का उल्लंघन करती जी है। निरीह बिल्कुल। निरपराध लोगों के मानवाधिकार को खत्म किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। तो जी भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर हम इसके माध्यम से, इसकी सदस्यता के माध्यम से, न केवल दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, बल्कि जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारे जी पूरे वैश्विक समुदाय में जहां पर भी मानवाधिकारों का दमन हो रहा हो, हम उनकी आवाज उठा सकते हैं जी आलोक और जी। उनको जी बिल्कुल। न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर जी सकते हैं। जाहिर सी बात है आलोक जी, आतंकवाद और जो मानवाधिकार का मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा है। मैं इस पे आपसे और बात करूंगा, लेकिन सुरेश जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की बात होती है तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों में सबसे ज्यादा अगर भरोसे की बात आती है तो जाहिर तौर पे भारत का नाम उभर कर आता है। अगर बात हम स्वास्थ्य की करते हैं तो कोविड में दुनिया ने देखा कि भारत ने किस प्रकार लोगों की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों की मदद की। यह दिखाता है कि मानवाधिकार के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है वो दुनिया में कितनी अग्रणीय है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने दो चीजों का जिक्र किया जी एक तो पीस कीपिंग की भारत ने जो शांति प्रोग्राम में जो ऑपरेशंस हैं कि उसमें सबसे ज्यादा मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटर वो भारत रहा है। ये इसके संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस के पर्पसेस और प्रिंसिपल्स को देखें चार्टर के, जी तो चार्टर का सबसे मेन उद्देश्य जो है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में दो तरह के उपाय काम में ले सकता है। पीस कीपिंग को हम 6.5 भी बोलते हैं, बेसिकली 6.5 चार्टर, क्योंकि इसमें फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शांति स्थापित करने के लिए, और जो वॉरिंग फैक्शंस होते हैं जिनके बीच में युद्ध हो रहा होता है उनको आप परे परे रखने के लिए। ये तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत ने इतने सारे ऑपरेशंस में, सबसे पहला जो ऑपरेशन कॉन्गो में हुआ था, अगर आप याद करें 1950 के दशक में, जी, तो भारत ने उसी दशक से कॉन्गो में भाग लिया पीस कीपर के तौर पर। सबसे पहला देश था वो, और सबसे पहला पीस कीपिंग ऑपरेशन था यूनाइटेड नेशंस का, जिसके लिए तो भारत माना जाता है कि उसकी जो कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस के लिए, उसकी जो कमिटमेंट है यूएन चार्टर के लिए, वो अनपैरेलल, किसी और से उसका मुकाबला नहीं है। ये जी, एक तो ये, और दूसरा कोविड के बारे में जो आपने कहा, सब बहुत, इसके बारे में तो पूरी यूनिवर्सली, खाली मेरे कहने से की बात नहीं है जी, सभी देशों ने उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है कि कोविड के दौरान पर भारत ने जो रोल अदा किया, जो यूएसए से कोविड की वैक्सीन आ रही थी, महंगी वैक्सीन थी, भारत ने अपने पास से बिना किसी पैसे की जो वैक्सीन से मदद की अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जो भेजी है डायरेक्टली, वो उसका मुकाबला करना, उसके बारे में कुछ और कहना ज्यादा हो जाएगा ये जी। तो भारत इसीलिए देखिए, क्वाड में भी जब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी में भारत का रोल, हम सिक्योरिटी खाली मिलिट्री सिक्योरिटी की बात नहीं मानते जी, हम हेल्थ सिक्योरिटी के बात मानते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बात मानते हैं, डेवलपमेंट सिक्योरिटी के हिस्सा मानते हैं, और इस सब मामले में भारत की जो रोल है काफी अग्रणीय रहा है जी। जी जाहिर सी बात है, मानवाधिकार को लेकर यूएन का अपना चार्टर है, उसके अनुसार तो भारत काम और दुनिया के तमाम देश कार्य करते हैं उस दिशा में मानवाधिकारों के लिए, लेकिन वैश्विक स्तर पे तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं
जो मानवाधिकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आतंकवाद का। आतंकवाद न केवल मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो या राजनीति या सामाजिक जीवन। व्यापक अर्थों में आतंकवाद स्वतंत्रता का विरोधी है, मानवाधिकारों के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है, लोकतंत्र विरोधी है। इसलिए भारत हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा पहलगांव में जो कुछ हुआ वो मानवाधिकार के नाम पर एक धब्बा था, मैं कहूंगा, और दुनिया ने उसकी निंदा की। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। भारत हमेशा से अहिंसा का समर्थक रहा है और हमने हिंसक गतिविधियों का विरोध किया है, विशेषकर आतंकवाद, जिसमें निरपराध लोगों की हत्या कर दी जाए, उन पर हमला किया जाए, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। विश्व के कई राष्ट्र शुरू में इसकी निंदा करने में थोड़ा झिझकते थे, लेकिन 9/11 के बाद से अधिकांश राष्ट्र जो है दुनिया के आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। और जो भारत का जो पक्ष रहा है, जो भारत हमेशा से कहता आया है कि निरीह निरपराध लोगों की हत्या को किसी भी तरीके से वाजिब नहीं समझा जा सकता और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और अब जब भारत UNHRC में होगा तो इस तरीके के जो मुद्दे आएंगे उनको आगे बढ़ाएगा। जी। और भारत ने उन राष्ट्रों की भी मदद की है जिनके पास शायद इस तरीके की पहुंच ना हो या साधन ना हो, जिनके मानवाधिकार, जिनके ना, कई बार आपने देखा कि नागरिक जो हैं दूसरे देशों में फंस जाते हैं और वहां पे आतंकवाद या हिंसा की घटनाएं होने लगती हैं। और कई राष्ट्र ऐसे हैं जो मित्र राष्ट्र हों या भारत के अड़ोसी पड़ोसी हों, जिनके पास साधन नहीं होते वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। तो भारत ने इसमें भी कभी हिचक नहीं दिखाई, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो। भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी राष्ट्रों के नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश की है, बल्कि यमन से तो हमने अमेरिकी नागरिकों को भी निकाला। तो जैसे मैंने कहा कि भारत का जो कमिटमेंट है मानवाधिकार के प्रति, उसके प्रति कभी भी किसी को कोई संशय नहीं रहा। चाहे किसी भी हिंसा की गतिविधि से किसी भी नागरिक के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की बात हो, या जो दूसरे लोग प्रताड़ित हों अपने राष्ट्रों में और उनको कहीं एक जगह चाहिए हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे हमने कहा, 71 में था, जब हमने करीब 1 करोड़ के करीब एक बड़ी संख्या में जनसंख्या हमारे यहाँ आई और जिनका हमने पालन पोषण किया जब तक कि स्थिति वहाँ सामान्य नहीं हो गई बांग्लादेश में। और इस तरीके के कार्य भारत समय समय पर करता रहा है। हमारी सशस्त्र सेनाएं, चाहे समुद्र में हो या कहीं और हो, हमने हर जगह जो लोग त्रासदी में हो उनको सहायता पहुंचाई है। और इसमें हमने कभी भी किसी नागरिक की जिसको सहायता पहुंचाई, उसकी राष्ट्रीयता, उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी भाषा, उसकी नस्ल, इस पर कभी ध्यान नहीं किया। ऐसे भी मौके आए हैं जब हमने पाकिस्तानी नागरिकों को के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आतंकवादियों या पायरेट्स से उनको छुड़ाया है। तो ऐसे भी चीजें हुई हैं और इसी को कह सकते हैं कि भारत का जो मानवाधिकार के क्षेत्र में रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल है। और इसी के कारण हमने देखा कि भारत अधिकांश समय, जब से ये UNHRC की स्थापना हुई, हम अधिकांश समय इसके सदस्य बने रहे। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए जो भारत का मानवाधिकार को लेकर रिकॉर्ड है वैश्विक स्तर पर, उसके प्रति दुनिया का नज़रिया जो है एक सकारात्मक है। इसीलिए 7वीं बार भारत UN में जो मानवाधिकार परिषद है उसके लिए 7वीं बार चुना गया है। एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार शांति और वसुधैव कुटुंब का संदेश दुनिया को देते हैं। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने को प्राथमिकता दी। वैश्विक दक्षिण की जब हम बात करते हैं, जाहिर तौर पे जो देश हैं और जिस तरह से भारत ने उनके मुद्दों को वैश्विक मंच पर रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा, वो भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार के प्रति भारत की एक आवाज को बुलंद करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस इशू को, इस मुद्दे को? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि मानव अधिकार की सुरक्षा तभी संभव है अगर जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश हैं, अगर उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ ऐसी हो, अगर कि उनके जो नागरिकों को
उनका इकोनॉमिक लेवल, खाने की दृष्टि से एक फूड सिक्योरिटी जो होनी चाहिए, वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेरेबल अगर नहीं भी हो, कम से कम एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उनसे उनको उनके बराबरी पर हो। तो अब जैसे कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, तो जो आदमी भूखा है उसके लिए मानव अधिकार की क्या की अहमियत रहेगी। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है और जरूरत भी है मानव अधिकारों को संरक्षित करने की। और G20 का जो ग्लोबल साउथ की जो मीटिंग करी गई, जी। ग्लोबल साउथ में जो रिप्रेजेंटेटिव रहे कंट्रीज, ये वही देश रहे हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कार्य भी किया है और उसके लिए आवाज बुलंद की है एट ए पॉलिटिकल लेवल, जनरल असेंबली में भी। और जब आप याद करेंगे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात जब शुरू हुई थी, जी। राइट टू प्रोटेक्ट, उसमें भी यही बात हुई थी कि जो आतंकित हो रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनके डेवलपमेंट के लिए सहारा देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ग्लोबल साउथ उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि जो साउथ के जो कंट्रीज हैं जिनको कि अभी तक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल ट्रांसफर चाहिए, क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन के लिए उनकी जो आवाज को सुनना जरूरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, वो सब जो नहीं हो रहा है उसके लिए ग्लोबल साउथ का अहम बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि G20 में ग्लोबल साउथ को इकट्ठे ला करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत जरूरी काम किया था, बहुत जरूरी लीडरशिप रोल अदा किया था और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था ये। जी जी। जाहिर सी बात है, जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं और इस समय जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें जो भारत की भूमिका है, आलोक जी, इस संदर्भ में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि शांति की स्थापना, शांति की कोशिशें, वो चाहे रशिया, रूस और यूक्रेन के बीच वार की बात हो, युद्ध की बात हो, या फिर गाजा में शांति की पहल हो, भारत की भूमिका एक सकारात्मक रही है यूएन में। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरह की चुनौतियां हैं वो आप जानते हैं और भारत उनमें वसुधैव कुटुंबकम, शांति का संदेश लगातार दे रहा है। देखिए, भारत ने हर जगह कोशिश की है शांति की, और ये शुरू से है, ये अभी से नहीं है। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से वियतनाम, कोरिया, आप जहां देखें वहां हमने कोशिश की, अपने पड़ोस में श्रीलंका, और अब रूस और यूक्रेन के बीच में हमने युद्ध खत्म करने की समस्त प्रयास किए हैं। और चूंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ, हमने दोनों ही पक्षों को मानवाधिकार जो सहायता दी जा सकती है वो हमने देने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ गाजा में भी हमने जो है वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनको मानवाधिकार जो सहायता दी जा सकती है वो देने की पूरी कोशिश की है। और तो और भारत ने अपने जो विदेश राज्य मंत्री हैं उनको शर्म एल शेख में भेजा भी है इस ऐतिहासिक मूवमेंट के लिए, जब ये गाजा में शांति स्थापित हो रही है। और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर जैसे ही गाजा का पुनर्निर्माण शुरू होता है, भारत उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा। पहले भी हमने फिलिस्तीनी अथॉरिटीज को जितनी मदद दी जा सकती थी दी जाए। पर भारत का, जैसे मैंने नजरिया कहा, भारत का नजरिया हमेशा निष्पक्ष रहा है। भारत ने जो आतंकवादी घटना थी 7 अक्टूबर की, उसका पूरा विरोध किया, और जहां गलती थी वहां उनका पूरी तरह से विरोध किया गया। लेकिन अब जब फिलिस्तीन के निरपराध नागरिकों की सहायता का बात है, उसमें भी भारत ने अपना पूरा योगदान किया। आलोक जी, जहां पे भी विश्व में संघर्ष हो रहा हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि वो संघर्ष समाप्त हो सके, और जितनी हमारी तरफ से मदद बन सके, जो त्रस्त जो नागरिक हैं या जो त्रासदी से सफर कर रहे हैं, उनको जो भी मदद भारत के क्षमता के अंदर हो वो हम उनको मुहैया करा सकें, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध और आतंकवाद की घटनाएं। जी आलोक जी, मैं थोड़ा सा जरा आतंकवाद और मानवाधिकार के मुद्दे पे चर्चा और करना आपसे चाहता हूं। वो इसलिए चाहता हूं क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की, आतंकवाद मानवाधिकार का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का काम आतंकवाद करता है, लोकतंत्र को दबाने का काम आतंकवाद करता है, वैश्विक शांति के लिए खतरा आतंकवाद एक बड़ा उभर के सामने आया है। लेकिन भारत की वैश्विक स्तर पे एक आवाज, भारत आतंकवाद से, पाकिस्तान के आतंकवाद से खुद बरसों पीड़ित रहा है, और वैश्विक स्तर पे भारत ने हमेशा इस बात को उठाया है कि आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो
उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, निंदा की जानी चाहिए। जो दृढ़ता के साथ हमने हाल में देखा है 2014 के बाद, जो भारत ने वैश्विक स्तर पे इस लाइन को आगे बढ़ाया है कि आतंकवाद कुछ भी हो, गुड आतंकवाद या बैड आतंकवाद ये नहीं चलेगा, इसको आप कैसे देखते हैं मानवाधिकार संदर्भ में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आतंकवाद से काफी समय से ग्रस्त रहे हैं। दुर्भाग्य से विश्व के कई अन्य राष्ट्र, विशेषकर उन्नत राष्ट्र जो है, काफी समय तक आतंकवाद को एक रंगीन चश्मे से देखते थे और उसमें कुछ आतंकवादियों को वो निरपराध घोषित करने की कोशिश करते थे, चेष्टा करने की कोशिश करते थे, उनके जो कॉज होते थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे भारत के प्रखर विरोध के कारण और एक स्थिर और ठोस नीति के कारण, और बाद में जब पश्चिमी देशों पर भी हमले होने लगे उसके कारण, अब जो है विश्व में अधिकांश राष्ट्र आज भारत के नजरिए से सहमत हैं और सब जानते हैं कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से कंडोन या माफ नहीं किया जा सकता। और विशेषकर उन राष्ट्रों के जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं ना, किसी राष्ट्र के लिए आतंकवाद का समर्थन करना मेरे ख्याल से मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और पाकिस्तान, हम जानते हैं, आतंकवाद का तो समर्थन करता ही रहा है। वो अपने राष्ट्र के अंदर मानवाधिकारों को काफी बड़ा उल्लंघन करता रहा है, चाहे अगर आप देखें धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात हो या सेक्टेरियन अल्पसंख्यकों की बात हो या भाषाई अल्पसंख्यकों की बात हो। आपने देखा किस तरीके से बलोचों के साथ जबरदस्ती की गई, और यहां तक कि जनतांत्रिक जो विरोध करने का हक, जो कि मेरे विचार से मानवाधिकार का एक बहुत बड़ा अंग होना चाहिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसको भी रोका। आपने देखा कुछ 2-4 दिन पहले ही तहरीक-ए-लबैक के जो एक प्रदर्शन था, जो शांतिपूर्ण तरीके से इस्लामाबाद जा रहा था, उस पर हमले हुए और लोगों की हत्याएं कर दी गई। एक बड़ी संख्या में लोगों पे गोलीबारी चलाई गई, उनकी हत्या कर दी गई, वाहनों को जला दिया गया। बिल्कुल आलोक जी। तो इस तरीके की जो घटनाएं कोई राष्ट्र करता है, तो ये तो सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है। जाहिर सी बात है, आतंकवाद मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का 7वीं बार चुना जाना एक बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आलोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।